नमस्कार। आज हम वोले सोइंका की एक बहुत ही पावरफुल कविता टेलीफोन कन्वर्सेशन को समझने वाले हैं। देखने में तो ये बस एक आम सी फोन कॉल लगती है, लेकिन ये बातचीत अचानक एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले मुद्दे को हमारे सामने लाकर रख देती है। तो चलिए इस कन्वर्सेशन की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक मामूली सी फोन कॉल समाज में बहुत गहरी जड़ें जमा चुके भेदभाव को यानी प्रेजुडिस को कैसे उजागर कर सकती है। असल में यही सवाल इस पूरी कविता की जान है और हम देखेंगे कि वोले सोयिंका अपनी कलम से इसका कितना शानदार जवाब देते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नॉर्मल रोजमर्रा के काम से, किराए का घर ढूंढना। कुछ ऐसा जो शायद हम में से कई लोगों के लिए एक आम सा एक्सपीरियंस रहा हो। और शुरुआत में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है। किराया भी ठीक ठाक था, लोकेशन से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था और सबसे बढ़िया बात, मकान मालकिन ने खुद कहा था कि वो उसी घर में नहीं रहती। अब एक किराएदार के लिए इससे बेहतर और क्या ही हो सकता है ना? ओके, तो इस कॉल में आगे क्या होता है ये जानने से पहले एक मिनट रुकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस कविता को लिखने वाले कौन हैं और वो किस दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हैं वोले सोयिंका, अफ्रीका के सबसे सम्मानित लेखकों में से एक। आप कह सकते हैं एक लिटरेरी जायंट है। 1934 में नाइजीरिया में जन्मे सोयिंका की लिखाई पर उनकी यूरोबा संस्कृति का बहुत गहरा असर दिखता है और उनका काम इतना प्रभावशाली था कि 1986 में उन्हें लिटरेचर का नोबेल प्राइज भी मिला। जी हाँ, एक नोबेल लॉरिएट की कविता पढ़ रहे हैं हम। और सोयिंका की ये कविता असल में उस समय समाज में फैले नस्लवाद यानी रेसिज्म पर एक बहुत तीखा तंज है। अ वेरी शार्प कॉमेंट्री। स्पीकर एक ऐसे माहौल में है जहां आपकी चमड़ी का रंग ये तय करता है कि आपको सिर छुपाने के लिए छत मिलेगी भी या नहीं। इसीलिए जो वो आगे कहने वाला है वो एक बहुत सोचा समझा, एक कैलकुलेटेड रिस्क है। और बस यहीं से ये फोन कॉल एक सीधी सादी पूछताछ से एक तनाव भरे टकराव में बदल जाती है। एक ऐसा मोड़ जो इस पूरी बातचीत का रुख हमेशा के लिए बदल देगा। जरा इस एक लाइन का वजन महसूस कीजिए। स्पीकर कहता है, मुझे बेकार में चक्कर काटना पसंद नहीं है, मैं अफ्रीकी हूँ। अब सोचिए उसे ये सेल्फ कन्फेशन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि वो जानता है, उसे पता है कि सिर्फ उसके अफ्रीकी होने की वजह से उसे पहले भी कई बार घर देने से मना किया जा चुका है। वो अपना और मकान मालकिन दोनों का वक्त बचाना चाहता है। इस लाइन के बाद फोन पर एक खामोशी छा जाती है। एंड फॉर दिस साइलेंस सोयिंका यूजेस अ ब्रिलियंट फ्रेज, प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। इसका मतलब है वो जबरदस्ती की ऊपरी तहजीब जो लोग तब दिखाते हैं जब वो अपने असली भेदभाव वाले ख्यालों को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। ये वो पल है जब मकान मालकिन की सिखाई हुई पोलाइटनेस उसके अंदर के रेसिज्म से जंग लड़ रही है। और जब मकान मालकिन की आवाज आखिरकार लौटती है तो सोयिंका इन कुछ शब्दों से उसकी पूरी शख्सियत हमारे सामने रख देते हैं। लिपस्टिक से सने होंठ, एक लंबा सोने का सिगरेट होल्डर। ये शब्द एक ऐसी अमीर ऊंचे तबके की महिला की तस्वीर बनाते हैं जो शायद दुनिया को खुद से थोड़ा कम समझती। और अब आता है कविता का वो पल जो किसी झटके से कम नहीं है। वो क्षण जब सारे छुपे हुए थॉट, सारी पोलाइटनेस एक बेहद भद्दे सवाल की शक्ल में बाहर आ जाती है। मकान मालकिन सीधे पूछती है, कितने काले? स्पीकर को एक पल के लिए यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है, क्या मैंने सही सुना? आई हैड नॉट मिस हर्ड। ये सवाल इतना अपमानजनक, इतना क्रूड है कि इस पर यकीन करना भी मुश्किल है। वो रुकती नहीं, वो अपने सवाल को और साफ करती है। क्या तुम हल्के रंग के हो या बहुत ज्यादा गहरे? इस एक सवाल ने स्पीकर को एक जीते जागते इंसान से घटाकर सिर्फ एक कलर शेड बना दिया है। ये किसी की इंसानियत छीन लेने जैसा है। इस अपमान के बाद स्पीकर को अपने आसपास सब कुछ लाल दिखने लगता है। एक लाल टेलीफोन बूथ, एक लाल लेटर बॉक्स, एक लाल बस। सोयिंका यहाँ पर बहुत पावरफुल इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में एक फ्रेज है सीइंग रेड, जिसका मतलब ही होता है गुस्से से भर जाना। और स्पीकर के अंदर भी इस वक्त गुस्सा और शर्म का एक ज्वार उमड़ पड़ा है। लेकिन और यही इस कविता का सबसे ब्रिलियंट पार्ट है, इस बेइज्जती से स्पीकर टूटता नहीं है, नहीं, बल्कि वो अपनी पूरी रणनीति बदल देता है। वो इस बेतुकेपन का जवाब और भी ज्यादा बेतुकेपन से, लेकिन कमाल की होशियारी और व्यंग्य यानी सटायर के साथ देने का फैसला करता है। मकान मालकिन के उस घटिया सवाल का जवाब देखिए। आपका मतलब है प्लेन चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट जैसा? बूम! एक ही लाइन से उसने पूरा गेम पलट दिया।
कॉन्वर्सेशन का कंट्रोल अब उसके हाथ में है। वो उसके सवाल का मजाक उड़ाकर उसकी बेवकूफ़ी को दुनिया के सामने रख रहा है। दिस इज नॉट जस्ट अ रिप्लाई, इट्स अ पावर मूव। और वो यहीं नहीं रुकता, वो अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, मैं हूँ वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, जैसे कोई ऑफिशियल कलर शेड हो। और फिर एक और पंच, जैसे उसे अभी अभी याद आया हो। वो कहता है, मेरे पासपोर्ट में यही लिखा है। वो जानबूझकर एक फॉर्मल, लगभग साइंटिफिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि मकान मालकिन और भी कंफ्यूज हो जाए और उसका अज्ञान और भी ज्यादा उजागर हो। यहाँ व्यंग्य, अहम, सटायर और भी तीखा हो जाता है। वो कहता है, चेहरे से तो मैं ब्रूनेट हूँ, लेकिन मैडम आपको मेरा बाकी शरीर देखना चाहिए। मेरे हाथ की हथेली, मेरे पैर के तलवे, वो तो पेरोक्साइड ब्लॉन्ड है। वो अपने ही शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मकान मालकिन की चमड़ी के रंग को लेकर जो बेतुकी जिद है, उसका मजाक उड़ा रहा है। अपने व्यंग के शिखर पर पहुंचकर वो ये भी बताता है कि बैठने की वजह से उसका निचला हिस्सा कौवे जैसा काला हो गया है, और उसे एहसास हो जाता है, ही कैन सेंस इट, कि अब मकान मालकिन गुस्से में फोन पटकने ही वाली है। यहाँ ये थंडरक्लैप शब्द कमाल का है। ये मकान मालकिन के गुस्से की गड़गड़ाहट और फोन रखने की जोरदार आवाज दोनों को एक साथ दिखाता है। तो इस छोटी सी बातचीत और इस जबरदस्त कविता की असली ताकत क्या है? ये आज भी हमें क्या सिखाती है? व्हाट्स द फाइनल टेक अवे? देखिए, ये कविता कई बहुत जरूरी मुद्दे उठाती है। सबसे पहले अब्सर्डिटी ऑफ रेसिज्म, यानी नस्लवाद कितना बेतुका और इलॉजिकल है। फिर है रेशियल हेट्रेड एंड डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार पर नफरत और भेदभाव। तीसरा, एपैथी एंड इनह्यूमैनिटी, यानी मकान मालकिन की संवेदनहीनता। चौथा, कलर प्रेजुडिस, सिर्फ रंग देखकर किसी के बारे में राय बना लेना। पांचवां, सेल्फ वर्सेस अदर, यानी हम और वो के बीच की जो दीवार खड़ी कर दी जाती है। और आखिर में साइकोलॉजिकल ड्रामा, ऐसे अनुभवों से लगने वाला गहरा मानसिक सत्य। और आखिर में ये कविता हमें इसे गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। भेदभाव से भरी इस दुनिया में एक होशियार, एक विटी जवाब की क्या ताकत है। ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या अन्याय का सामना सिर्फ गुस्से से किया जा सकता है, या फिर इंटेलिजेंस और सटायर भी अपने आप में बहुत शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।